हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैन रोजगार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास आज मंडे को केमिस्ट्री की क्लास है। मंडे और ट्यूसडे केमिस्ट्री की क्लास होती है। ठीक, तो आइए केमिस्ट्री की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री की क्लास में हमारा आज सेकेंड चैप्टर है। और जो क्वेश्चन इस पे विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसको फंडामेंटल जो उसके चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का, इसका जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। नहीं तो ये कहता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो समझिए, इस परिवर्तन को हम दो भागों में बांटते हैं। परिवर्तन एक जो होती है वो हमारी होती है भौतिक परिवर्तन। क्या होती है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक उसके जो गुण है वो तो बदल जाते हैं, ठीक, लेकिन रासायनिक गुण उनका नहीं बदलता है। नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा, रासायनिक गुण उनका नहीं बदलेगा, वो सिर्फ अपनी क्या होगी, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में सिर्फ वो कन्वर्ट होगी। नहीं तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, वो अपनी अवस्था चेंज करेगी। अवस्था में चेंज आता है, अवस्था में चेंज आता है, चेंज आएगा, अवस्था में चेंज आएगा। और फिर पुनः पुनः उसी अवस्था में वापस उसको उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। नहीं और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जब वो चेंज हो जाएगी तो पुनः इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में चेंज होने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसमें मेन बात है कि इसका जो रासायनिक गुण होता है वो परिवर्तित हो जाता है, लाया जा सकता। इसमें मेन क्या होता है, इसका रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक गुण परिवर्तित, रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो समझिए, सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास पानी है। पानी से क्या किया, हमने बर्फ बनाया। तो पानी से बर्फ बना और फिर बर्फ को क्या करेंगे, पुनः हम वापस पानी की अवस्था में ला सकते हैं। नहीं तो बर्फ से हमने क्या किया, बर्फ अगर हमारे पास है तो बर्फ को हमने क्या किया, बर्फ अगर हमारे पास है तो बर्फ से हमने क्या किया, उसको पानी में कन्वर्ट किया। और फिर हम क्या कर सकते हैं, पानी से वापस हम इसको बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है एक प्रकार का, ये भौतिक परिवर्तन है। या पानी, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, वाटर का उबलना, पानी का उबलना, पानी का उबलना, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक प्रकार का समझिए भौतिक परिवर्तन है। नहीं और वहीं अगर हम कहें पानी हमारा उबल गया, फिर उस पानी को उसका क्वथनांक जो होता है, जिसको हम क्वथन कहते हैं, क्वथन, यानी कि वो उबला, वापस फिर उसी अवस्था में रहा। नहीं लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में उसका रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। नहीं जैसे अगर सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास लोहा है। नहीं तो लोहा पे अगर जंग लग जाता है, जंग लग जाता है तो एक बार अगर लोहा पे जंग लग गया तो फिर उसके बाद वो जंग लग गया तो फिर लोहा उसी अवस्था में नहीं आ सकती है। नहीं तो लोहे पे जो जंग लगता है, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये हमारा कैसा परिवर्तन है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। नहीं तो भौतिक परिवर्तन में
फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल चेंज में एक बार अगर चेंज हो गया तो पुनः वह वापस नहीं आएगी। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें कहता है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक, अगर हम देखें तो मोमबत्ती का जलना, तो ये जो हमारा मोमबत्ती का जलना है इसमें रासायनिक भी होगा और इसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा। इसमें हमारा रासायनिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक, और इसमें हमारा भौतिक परिवर्तन भी होगा। इसमें दोनों परिवर्तन होता है। कैसे हमारा भौतिक परिवर्तन और कैसे रासायनिक परिवर्तन है? तो सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक कैंडल है, एक कैंडल है। इस कैंडल के अंदर हमारे पास मोम है, मोम, और इसके अंदर धागा भी है। ठीक, धागा भी है। अब अगर हम देखें तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये धागा हमारा जल जाता है। तो धागा जो जल गया वापस फिर उसको उसी तरह धागे के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा? धागा जब जलेगा तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। और अगर मोम अगर पिघलेगा, मोम अगर पिघल गया तो फिर आखिर मोम का तो जो उसकी रासायनिक गुण थी उसकी रासायनिक गुण वही रहेगी। इसमें रासायनिक गुण चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो रासायनिक गुण चेंज नहीं हुआ तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नहीं, तो मोम जो है पिघला तो वो हमारा कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। तो हम अगर देखें तो मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं? मोमबत्ती का जलना, इसमें हमारा दोनों परिवर्तन होता है। नहीं, वहीं अगर बात करें पानी का जमना, यानी कि बर्फ से पानी या पानी से बर्फ, ये हमारा कैसा परिवर्तन हो गया? ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, खाना का पकना, ये खाना जब हमारा पक जाएगा एक बार, फिर उसको वापस हम ला सकते हैं पहले वाली अवस्था में? पहले जैसी नहीं ला सकते हैं। तो खाना का पकना ये हमारा कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। नहीं, और वही बात करें लोहे में जंग लगना, अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। लोहा में जो जंग लग जाएगा वो कैसा परिवर्तन होता है? वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लोहे में जंग लगना हमारा कैसा परिवर्तन हो गया? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आई? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन में मेन चीज होता है कि रासायनिक परिवर्तन में उसका रासायनिक गुण जो है वो चेंज हो जाता है। नहीं, और भौतिक परिवर्तन में उसका रासायनिक गुण जो है वो चेंज नहीं होएगा, जैसा रहेगा उसका उसी अवस्था में रहता है। नहीं, उसको पुनः उसके जैसा पहले की तरह उसको हम ला सकते हैं। तो जिसको पहले की तरह हम ला दें वो हमारा कैसी होगा? भौतिक परिवर्तन। और जिसको पहले की तरह नहीं लाएं वो हमारा कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसी चीज को हमने मोमबत्ती में देखा। मोम जब पिघल गया, ठीक, तो वो भौतिक परिवर्तन, उसका धागा जल गया तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हमारे दोनों आते हैं। नहीं, वही देखे खाना का पकना, जब हमारा खाना पक जाता है तो फिर वापस उस खाना को उसी तरह हम नहीं ला सकते हैं। तो ये खाना हमारा कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में एक बार जंग लग गया तो फिर लोहा पहले जैसा नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। वही पानी अगर जम जाता है तो फिर जमने के बाद बर्फ को पुनः पानी में लाया जा सकता है, तो ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन। नहीं, चलिए, तो समझ में आई? इसका हमारा फर्स्ट, इसका ए आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि हमारा केमिकल चेंज का उदाहरण है? तो इसमें हम देखते हैं मोम का पिघलना। ये मोम जो हमारा पिघला तो इसमें हम देखें लोहे का तपाया जाना। ये हमारा, अगर लोहे को हम तपाते हैं तो लोहा हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन।
क्योंकि फिर लोहा ठंडा होगा तो फिर पहले वाले अपने स्थान पर आ जाएगा। जल में चीनी का मिलना यह भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं। चलिए वहीं हम बात करें मैग्नीशियम का वायु में जलना, इसमें सिर्फ हमारा मोम का लिखा हुआ है, इसमें हमारी मोमबत्ती नहीं है। तो मोम अगर पिघलेगी तो आखिर वो मोम तो मोम ही रहेगी ना, उसके रासायनिक गुण में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मोम हमारा क्या था, ये मोम हमारा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें हमने मोम को लिया है, मोम पिघला तो भौतिक परिवर्तन। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी जस्ट ऐसा ही था कि मोमबत्ती का जलना, ये मोमबत्ती था, यानी मोम के अंदर क्या था, धागा था, बत्ती था। तो बत्ती जला तो रासायनिक, और मोम अगर जला तो वो हमारा भौतिक नहीं। और इस वाले क्वेश्चन में हमारा कहता है, इस वाले हमारे क्वेश्चन में कहता है मोम का पिघलना, सिर्फ मोम लिया है, बत्ती नहीं लिया है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन। लोहे का तपाया जाना, लोहा को हमने गर्म किया फिर वापस लोहे पर लाया, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन। जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी घुल जाएगा, वापस उसको चीनी को हम ला सकते हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम देखें मैग्नीशियम का वायु में जलना, ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये कैसे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, इसको इक्वेशन से समझिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, हमारे पास Mg है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हमने किस में जलाया, वायु में जलाया, O2 में जलाया नहीं। तो ये जलेगा तो इससे हमारा ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, MgO2 नहीं। तो अगर समीकरण हम देखें तो यहां 2 है और यहां 1 है, और यहां अगर हम देखें तो MgO2 कोई भी समीकरण नहीं होता है। तो इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। इसको संतुलित हम कैसे करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर जो M लिखा हुआ है MgO, तो इस M के आगे यहां आगे हम 2 लगा देते हैं। इस M के आगे हमने क्या किया, यहां 2 लगा दिया, 2Mg प्लस O2। अब यहां से 2 हटाकर हमने क्या किया, इस M के आगे 2 लगा दिया, इस M के आगे हमने क्या किया, 2 लगाया, इस M के आगे 2 लगाया। अब ये समीकरण हमारा कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। मैग्नीशियम के 2 तो मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2 तो ऑक्सीजन के 2, 2MgO। तो ये जो हमारा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया किया, ये हमारा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब हमारा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया क्या करता है, तो करता है तो हमारा क्या उत्पाद बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आई। तो इसमें हमने देखा हमारा कौन सा परिवर्तन है, मैग्नीशियम का वायु में जलना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए, हाँ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कहीं भी बाबू कुछ अगर डिफिकल्ट होगी, अगर न समझ में आएगी, आप बोलेंगे, फिर इसको हम दोबारा रिपीट करके समझाएंगे, समझ में आनी चाहिए चीजों को। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का आता है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो अभी हमने देखा था हमारा जो लोहा जो होता है, इसको समझिए, हमारा लोहा का क्या होता है, Fe। ये जो हमारा लोहा है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और प्लस हमारे वायुमंडल में H2O है ना, तो H2O के साथ ये प्रतिक्रिया करता है। नहीं, ये जब हमारा प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया करने के बाद लास्ट इसका जो उत्पाद बनता है वो हमारा क्या बनता है, Fe2O3 इंटू XH2
2O, नहीं, ये हमारा उत्पाद बनता है। तो ये जो हमारा Fe2O3 है, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड। अब बात आती है कि इसमें पूछ रहा है कि लोहा में अगर वायु और वाटर जो है, अगर इससे प्रतिक्रिया होगी तो उस लोहे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि लोहे में जब जंग लगती है तो जंग लगने के बाद लोहा का वजन उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोहे पे कौन आकर बैठ गया? फेरिक ऑक्साइड बैठ गया। नहीं, तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में होगा, पहले आकर जब फेरिक ऑक्साइड बैठेगी तो लोहे का वजन बढ़ेगा। लोहे का वजन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब फेरिक ऑक्साइड उस पर से हटेगी धीरे धीरे, तो उसमें से क्या होगा? उसके बाद लोहे का वजन धीरे धीरे कम होगा। नहीं, पुनः उसके बाद धीरे धीरे वजन कम होगा, धीरे धीरे वजन कम होगा। नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रतिक्रिया करती है लोहा ऑक्सीजन के साथ तो कौन से हमारा ऑक्साइड बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसका सूत्र होता है N2X2O। नहीं, और अगर लोहे पे अगर जंग लगेगी तो उस पे जो फेरिक ऑक्साइड बैठेगी तो वजन बढ़ा, और धीरे धीरे करके जब फेरिक ऑक्साइड कम होगी तो वजन उसका कम होने लगेगा। समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। नहीं, तो ये कहता है क्या परिवर्तन होगा? लंबे समय तक बढ़ता है उसके वजन में। इसके वजन में क्या परिवर्तन होगा? वजन में इसका लंबे समय तक बढ़ता है। दूसरा कहता है यह पहले घटता है फिर बढ़ता है। तीसरा क्या कहता है? यह पहले बढ़ता है और घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि लोहे का वजन बढ़ेगा और पुनः धीरे धीरे कर कम होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? कौन सा तत्व हमारा क्या है? बहुपरमाणुक है। समझिए इन चीज को। बहुपरमाणुक तत्व क्या होते हैं? तो जो परमाणु में अगर 5-7 परमाणु मिलकर अगर एक अणु बनाते हैं तो वो बहुल परमाणु हुआ। नहीं, तो हमारे जो हैं इसमें हम देखें तो फास्फोरस जो होते हैं, फास्फोरस में कितने होते हैं? तो फास्फोरस में 4 परमाणु मिलकर एक फास्फोरस का अणु बनाता है। याद रखिएगा, 4 परमाणु मिलकर 4 परमाणु मिलकर एक फास्फोरस अणु, नहीं, एक फास्फोरस का अणु बनाता है। 4 मिलकर एक फास्फोरस का अणु बनाता है। तो ये कितना परमाणु हो गया? तो इसको कहते हैं चतुष्परमाणुक। क्या कहते हैं? चतुष्परमाणुक। ये हमारा चतुष्परमाणुक हो गया। नहीं, वहीं अगर बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर में क्या होता है? सल्फर में बात करते हैं तो 8 परमाणु मिलकर एक सल्फर अणु बनाते हैं। नहीं, यानी कि हमारा S8 8 इसमें मिलकर बनाए हुए हैं। तो 8 जब मिलकर बनेंगे तो इसको क्या कहेंगे? बहुपरमाणुक कहेंगे। तो ये हमारा क्या बना? बहुपरमाणुक। ये हमारा बना बहुपरमाणुक। नहीं, वहीं अगर हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन होता है Cl2। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। इसका होता है Cl2। अब अगर हम Cl2 में देखें तो Cl2 में क्लोरीन के कितने हैं? 8 परमाणु हैं, सॉरी 2 परमाणु हैं। तो इसमें याद रखिएगा
क्लोरीन के 2 परमाणु। अब अगर क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, एक क्लोरीन अणु बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणुक। इसको हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणुक। अगर हम देखें वही आगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो परमाणु उसका सिंगल होता है, एटम उसके सिंगल होते हैं, नहीं तो इसमें सिर्फ Al अकेला होता है, नहीं तो इसको हम क्या कहेंगे? एकल परमाणुक। एकल परमाणुक, नहीं। चलिए, तो अब हमारा ये एकल परमाणुक है, ये द्विपरमाणुक है, ये बहुपरमाणुक है, ये चतुष्परमाणुक है। तो इसमें हमारा पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक हमारा क्या बन रहा है? S8 बन रहा है, सल्फर बना रहा है। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? सल्फर। समझ में आई? समझना है बाबू, साइंस जो होती है वो समझने की चीज होती है। एक बार अगर साइंस समझ में अगर आ गई तो फिर इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे वो चीज हमसे सॉल्व होने लगते हैं। साइंस एकदम समझने की चीज है, साइंस में रटने वाली चीज है नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? मूल कण कौन होता है परमाणु में? तो समझिए इन चीजों को। ये मान लीजिए हमारे पास एटम है, एटम है। इस एटम के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षा जो होती है जिसको हम सेल कहते हैं। इस सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं, नहीं तो ये चीज होती है। तो परमाणु का अगर हम बात करते हैं एटम के बारे में कि इस एटम में परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं, उसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कौन से मूल कण उसके हैं, इसके मूल कण कौन से हैं? तो इसके मूल कण जो होते हैं वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना जाता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये हमारे क्या है? मूल कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे इसके मूल कण। नहीं, अगर वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब कभी बंद बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन साझा होता है। बंद बनाने पर साझा होते हैं, साझा करते हैं, नहीं साझा करते हैं। एक चीज तो ये हो गया, साझा करते हैं। दूसरा चीज इसमें और होता है, दूसरा चीज और क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को लेंगे और देंगे। नहीं, समझिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, Na सोडियम है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इसकी 11 होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। अगर सोडियम में 11 हैं, वही हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में कितनी होती हैं? 17 होती हैं। नहीं, तो ये क्या करती हैं? क्लोरीन सोडियम अपना एक जो है इस पे प्लस जो होता है वो क्या करता है? क्लोरीन को ये माइनस में कर देता है। इस पे एक प्लस चार्ज है, इस पर एक माइनस चार्ज है, तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं?
NaCl बनाते हैं। नहीं, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम मूल कण में नहीं मानते हैं। नहीं, ये परमाणु के कण हैं लेकिन मूल कण नहीं है। मूल कण कौन है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी हमारा वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। एक बार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके पास है, परमाणु के पास, वो हमेशा रहेगा। नहीं, तो इसका कौन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमारा हो गया सी। अगला चीज इसमें समझिएगा कि ये जो हमारा परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन जो होता है, इस प्रोटॉन की खोज किसने किया था, हमारे एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, इधर हम ले लेते हैं खोज, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, चलिए, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। और इधर हम ले लेते हैं द्रव्यमान, परमाणु, इसका जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। नहीं, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इसका एक सूत्र याद रखिएगा, ईट पग नाच, ईट पग नाच। ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। क्या लिखेंगे यहां, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक, प से प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का हमारा खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। नहीं, गोल्डस्टीन। वही बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। अगर इनका द्रव्यमान का बात करें तो किसका द्रव्यमान कितना होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, किसका द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम। केजी में पूछे तो यहाँ 24 हो जाएगा, नहीं, अगर 25 हो जाएगा। अगर वहीं हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। वहीं अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में माइनर सा अंतर होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसको याद रखिएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। इसके मूल कण किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बाहर कक्षा में वो काटती रहती है, तो हो सकता है वो या तो साझेदारी करेगी या स्थानांतरण करेगी, इसीलिए इसको मूल कण नहीं माना जाता है। नहीं, चलिए, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, समझिए, प्रोटॉनों की संख्या का योग। अगर समझिए नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान संख्या, ये जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या का योग। नहीं, ये क्या होती है, प्रोटॉन
की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या। नहीं, चलिए अगर हम बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, ये हमारा नहीं है, हमको चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान कह रहा है, द्रव्यमान नहीं चाहिए हमको। अगला कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, तो इसमें हमारा कह रहा है कुल संख्या प्रोटॉन और कुल संख्या न्यूट्रॉन, तो ये हमारा फर्स्ट में मिल रहा है। नहीं, तो फर्स्ट में हमारा क्या है, प्रोटॉन की कुल संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नहीं, तो एक बात इसमें और समझिएगा, ये जो हमारा अगर हम बात करें, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नहीं, कौन कौन से, एक हमारे होते हैं H1, H1 इसकी अगर द्रव्यमान संख्या बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 1। दूसरा होता है H1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, ये हमारी होती है H1, इसकी द्रव्यमान संख्या 3। ये तीनों हमारे क्या है, तीनों हमारे हाइड्रोजन है, लेकिन देखिए तीनों का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना है 1, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 3। समझ में आई? तो ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अगर हमारा जो परमाणु होता है, इस परमाणु के अंदर जो हमारा प्रोटॉन की संख्या है और जो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या है, इनका कुल योग, इनका कुल सम। नहीं, और इसके बाहर क्या करते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसको हमको नहीं लेना, हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को लेना है। वो मिला के क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन में ये जो हमारा H1 है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं इसको, प्रोटियम। ये जो H2 है, इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ये H3 वाला जो, इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नहीं, तो द्रव्यमान संख्या समझ में आई क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है उसमें कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। नहीं, अगर हमसे पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है कुल प्रोटॉन की संख्या। नहीं, अगर हमसे कोई पूछे परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या होता है कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन की संख्या। नहीं, हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं, चूंकि इसलिए नहीं लेते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में इसके बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग परमाणु संख्या नहीं बोलेंगे। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले अगर नहीं भाग लिए तो वो इक्वल होंगे, लेकिन जब रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है घटेगा, बढ़ेगा। नहीं, इसीलिए परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। नहीं, तो हमारा यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी कुल न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन